हेलो दोस्तों, मैं विनोद तिवारी आप सबका फिर से आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंड पर। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के मैथ्स में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा प्रश्न हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 से। तो प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 12, 15, 21, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो ये तो इनका गुणनखंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, 12, 15, 21, 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, 3 गुणे 7। एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम बराबर, एलसीएम सबसे ज़्यादा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बार 2 किसके पास है, 12 के पास। कितनी बार है, 2 बार, तो 2 गुणे 2। सबसे ज़्यादा 3 किसके पास है, दोनों के पास सेम टू सेम है, तीनों के पास एक एक बार, तो 1 बार 3 लिख लिया। सबसे ज़्यादा 5 किसके पास है, सेकंड वाले के पास एक ही बार है, लिख लेंगे। सबसे ज़्यादा 7 किसके पास है, थर्ड वाले के पास एक ही बार है, लिख लेंगे। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम में क्या करना पड़ता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार जिस वाले में हो उसको उठा के यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो 2 कितनी बार था, 2 बार था। 3 कितनी बार था सबसे ज़्यादा, सब में दोनों में तीनों में एक एक बार था, इसलिए हमने 3 को एक ही बार लिखा। 5 सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 1 बार। और 7 कितने सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 1 बार। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420। 420 आ गया है तो यार प्रश्न में ही 420 आ गया। 420 मतलब जानते हो ना, फराडिया। तो ये 420 आ गया। चलो आगे दूसरा, इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा वाली संख्या किसमें है। तो तीनों में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है वो है हमारे पास 3। क्या है, 3। क्या है, 3। तो ये हमारा हो जाएगा HCF इक्वल टू 3। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। नोट कर लो सब लोग। दूसरा वाला से देखो, 17, 23, 29। 17, 23, 29। ये सारी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 17 से जाएगा, 17 एकम 17, 23 23 से जाएगा, 23 एकम 23, 29 29 से जाएगा, 29 एकम 29। अब यहाँ पर देखो, 17 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17, और क्या था 23, 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 23। 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 29 लिख सकते हैं ना। चलो अब यहाँ देखो, एलसीएम बराबर देखो, एलसीएम 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। इनका गुणा करा लो, 17 23 29 का। तो देखो यहाँ कराते हैं, सबसे पहले 1 17 एकम 17 गुणे 23 करा लेते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 3 एकम 3 दुई 5, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3, 1 9 3। ये कितना आया, 391 गुणे
29, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1, 9 त्रिक 27 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18 की 8, 2 तिहाई 6 1 7, 9 3 3 7 3 10 1 11। तो कितना आया ये हमारा एलसीएम आया 11 33 9, 11 33 9। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तीनों में केवल एक ही कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया है। ये रफ वर्क है, ये रफ में करना, ये मत लिखना, ठीक। एलसीएम इक्वल टू 11 33 9, एचसीएफ इक्वल टू 1, ये तुम्हारा आंसर है, ये नोट कर लो। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 9 8 25 कितना कितना है, 9 है, 8 है, 25 है। देखो 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 25 का 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 एकम 5। देखो ये हो गया ना। 9 का कितना आया, 3 गुणे 3, एक सब में होता है तो 1 गुणे 3 गुणे 3। 8 का क्या हुआ, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 25 का क्या हुआ, 1 गुणे 5 गुणे 5। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू होगा हमारा, सबसे ज्यादा 1 एक बार है, 2 3 बार है, 3 हमारा 2 बार है, 5 हमारा 2 बार है, 5 हमारा कितनी बार है, 2 बार है। अब यहां देखो 1 दुक्के 2, दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, तिया 72, 72 पंचे 72 गुणे 25 कर दे, 5 पचम 25, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 360, 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 14 पूरा पूरा। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 1। एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम इक्वल टू आ गया हमारा 1800। कितना आया 1800। और एचसीएफ देखो, एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ में देखो इनमें सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, केवल 1। इसमें भी क्या है कॉमन, केवल 1, तो 1 हमारा कॉमन है, तो इसलिए एचसीएफ इसमें भी क्या आ गया 1। ये भी नोट कर लो आप सब लोग, ये भी रफ वर्क है, ये भी मत लिखना, ये केवल समझने के लिए है, नोट कर लो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं अब ना। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा है, HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो देखो अभी हम कुछ समय पहले एक क्वेश्चन था जिसमें हम प्रूफ कर रहे थे कि LCM और HCF का जो गुणनफल होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या माने थे कि संख्याओं का गुणनफल LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ये तो बताए थे ना हम कुछ समय पहले, A इंटू बी इक्वल टू LCM गुणे HCF। A की वैल्यू कितना है 306 गुणे B की वैल्यू कितनी है 657 बराबर LCM की वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालना है, गुणे HCF की वैल्यू हमें पता है 9 गुणे 9। यहाँ पर LCM के गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, तो लिख सकते हैं LCM इक्वल टू 306 गुणे 657 बटे 9। ये चीज यहाँ गुणा में था, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, तो इनके साथ क्या किया ये भाग। अब यहां से देखो 9 एकम 9, 9 सते 63, 9 तिरिक 27, 9 सत 63, 9 तिरिक 27, तो ये बना 306 गुणे 73 73। LCM इक्वल टू क्या हो गया 306 गुणे 73। अब यहाँ पर हम गुणा करा लेंगे 306 गुणे 73, 3 छंग 18, 3 जीराम में 0, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 7 छंग 42, 7 जीराम में 0, 7 त्रिक 21, 8 3 3 2 2। तो LCF हमारा क्या आया LCM इक्वल टू हमारा आया 22 33 8, 22 33 8। ये हमारा क्या है आंसर। नोट कर लो ये वाला भी, ये तुम्हारा रफ वर्क रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नोट कर लिए सब लोग, अगला प्रश्न कराएं चलो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n मतलब 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की घाते n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ध्यान से समझिएगा 6 की पावर n, 6 की पावर n क्या होता है प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्या क्या होती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो 6 की पावर n के लिए ये अंक 0 हो सकता है या नहीं ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखो अगर 6 को हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कितना 2 और 3। तो 2 और 3 की पावर जो होती है 2 और 3 के साथ किसी भी नंबर को हम 0 नहीं कर सकते। 0 कब होता है जब 2 अकेला हो या 5 अकेला हो। तो 2 और 5 के लिए 0 होता है, 6 के लिए 0 नहीं होता। अब चेक करना चाहते हैं तो सीधा ऐसे चेक भी कर सकते हैं, सीधी बात। तो 6 की पावर अगर n इक्वल टू हम 1 लेंगे तो ये क्या बनेगा 6 की पावर n इक्वल टू 6। अगर 6 की पावर 2 लेंगे तो ये बनेगा 6 6 जा 36। 6 पावर 3 लेंगे तो ये बन जाएगा 6 6 जा 36 तो 16। इसी प्रकार से ये होते चले जाएंगे, ये 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना है 6 की घाते n के लिए अंक 0 नहीं होगा। पूर्ण विराम। क्या लिखोगे पहले सवाल को ऐसे लिखना है कि n इक्वल टू ये मानना है, ये कुछ दिखा देना है जो अंक हमने लिखा है 6 पावर 1 के लिए 6 पावर 2 के लिए 36, 6 पावर 3 के लिए 216,
इस बेस पे तो डॉट डॉट लगा के छोड़ना है। उसके बाद लिखना है 6 की पावर n के लिए अंक शून्य नहीं होंगे। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। सब लोग अच्छे से नोट कर लो। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखो भाज्य संख्या कब होता है। जैसे हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है 4, 2, 2, 1। मतलब सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है उसमें 3 लोगों का मल्टीप्लिकेशन होता है। कम से कम 3 का गुणा जो होगा तो वो हमारी संख्या भाज्य संख्या होगी। स्थिति समझ गए। वह सबसे छोटी संख्या, अगर सबसे छोटी स्थिति ली जाएगी, कंडीशन लिया जाएगा तो उसमें कम से कम 3 गुणज होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 4 था, 4 का हमने किया तो 2 2 2 1, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 2, तो ये एक भाज्य संख्या है। अगर 2 से कम है तो भाज्य संख्या नहीं, और 3 से कम है तो भाज्य संख्या नहीं है। तो देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है 11 है। 11 गुणे 7 गुणे 13। अगर यहाँ से हम 13 को बाहर कर दें, क्या कर दें 13 को बाहर कर दें तो ये बचेगा कितना 11 सते 77, 77 बचेगा ना। 11 सते 77 प्लस 13, 11 सते 77 प्लस 13, 77 प्लस 13 अगर ये हो रहा है तो अगर इसमें हम 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। 77 13 7 3 10 की 0 1 8 90 गुणे 13। इसको क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 45 गुणे 2, 3 पद में आ गया। 13 45 तो ये 3 पद में हो गया ना। जब ये 3 पद में हो जाएगा तो ये क्या है भाज्य है। अगर 3 पद में नहीं होगा तो भाज्य नहीं है। उसी तरीके से ये वाला देखो 7 5 4 इतना इतना जो लिखा है इसमें अगर हम 5 बाहर ले लें तो 7 6 42, 42 2 1 कम 2 2 3 6 6 चौक 24, 24 छक्का 24 छक्का 24 गुणे 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 सत्ते, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 30, 7 1 कम 7 3 10, 1008। प्लस 1। यहाँ पर हमने कॉमन लिया। इन पूरे में हमें क्या कॉमन मिल सकता है 5, 5 इसके भी 5 था, 5 इसके भी 5, 5 बाहर कर लिया तो ये बना 1008, ये बना हमारा 1। तो ये हमारा हो गया 1009 गुणे 5। अब इनके बीच में अगर देखा जाएगा तो ये बनेगा 5 गुणे 1009 गुणे
1, तो ये भी 3 अंक के हो गए। जब ये 3 अंक के हो गए तो ये भी भाज्य है। ये क्वेश्चन नोट हो गए। यहां देखो दोस्तों, हमने सवाल में ध्यान नहीं दिया था। यहां पर देखो, हमने इन दोनों में और इन दोनों में ध्यान से देखो, कॉमन लेंगे तो यहां पर हमने 13 कॉमन लिया था। तो 13 जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा कितना? 1। तो 77 1 यहाँ हो जाएगा 78। 78 को करेंगे तो यह हो जाएगा 39। क्लियर? ये चीज थोड़ा गलत हो गया था, ध्यान नहीं दिए, और सवाल तो ठीक ही लगाए थे, इसी बेस का लगाया है। केवल क्या किए थे, कॉमन लेना था, 13 कॉमन लिया था। तो यहाँ पर 11 और 77, 11 से 77, यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे, बचेगा 1। 77 1 78, 78 को जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 39 और 2 बनेगा। ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। क्लियर? ये भी नोट कर लो आप सब लोग। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न जो है, लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कोई खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार, गोलाकार का उसमें रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस जो मार्ग बना है उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि है, रवि को कितना लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक, रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब समझ लो दोनों यहीं पर खड़े हैं, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद फिर से वे लोग इस स्थान पर पहुंचेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही साथ एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सीधा जो पॉइंट्स दिया है, जो वैलिडिटी दी है, मिनट दिया है, घंटा दिया है, उनका हम तुरंत क्या कर लेंगे? एलसीएम कर लेंगे। तो 12 और 18 ये दो अंक हैं। 12 और 18 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। बारह और 18 का एलसीएम जो बनेगा, 12 इक्वल टू कितना आया, 18 इक्वल टू क्या आया, पहले ये लिख लो। ये आया 2 गुणे 3 गुणे 3 और ये आया 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसका एलसीएम जो बनेगा, एलसीएम इक्वल टू बनेगा, सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 गुणे 2। सबसे ज्यादा 3 कितनी बार है? 2 बार है, 3 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 9 चौक 36। 36 मिनट लगेंगे। कितने मिनट? 36 मिनट। 36 मिनट। पुनः प्रारंभिक
स्थान पहुंचने में 36 मिनट लगेगा। कितने मिनट लगेगा? 36 मिनट। ये क्वेश्चन नोट कर लो। एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड हो गया आज। क्लियर? नोट कर लो आराम से। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।